नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में जिस विषय पर हम कई वीडियो में अपनी चर्चा का को साझा कर चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, ये हमारा पेपर था और इसके हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो चार काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम इसका जो मेन जो टॉपिक है, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये एक समृद्ध और बहुत बड़ी धरोहर है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कई ग्रंथ और लेखक को लेकर चली है। ये साहित्य, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हमारा हिंदी साहित्य है, वो भारतीय संस्कृति और विचारों का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये अपना विश्व में अपनी एक खास पहचान रखता है। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जानने से पूर्व हमें ये जानना होगा कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व क्या है। साहित्य जो शब्द है, अगर देखा जाए तो इसका मतलब ही होता है हित, हित का भाव जो इसमें छुपा हुआ है। साहित्य में सा घन हित का भाव होता है उन रचनाओं को जो सा घन हित भाव से रमणीय शैली में लिखी जाती हैं, साहित्य तथा साहित्य में सम्मिलित की जाती है। अगर देखा जाए तो साहित्य मूल रूप में सत्यम, शिवम और सुंदरम को समाहित करता है। किसी भी देश या भाषा का साहित्य कई कारणों से महत्वपूर्ण हो सकता है। हिंदी साहित्य ने प्राय इन सभी दृष्टियों से प्रासंगिकता का निर्वाह किया है। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा योगदान तो इसका ये है कि ये पाठकों को संवेदनशील बनाता है। मतलब जैसे हम अगर कहीं कुछ करुण रस से भरपूर कोई पंक्ति लिखते हैं, तो पाठक उस जो भाव है उसको महसूस करता है। संवेदनशीलता भावुकता का पर्याय नहीं है। संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि उसके प्रति भावात्मक संबंध महसूस करना, जो पीड़ा में है। अगर कोई परेशान है, तो वो पंक्तियां अगर लेखक ने अपनी कविता में ढाल दी है, किसी की परेशानी की, किसी के दुख की, तो जब पाठक उसको पढ़ता है तो वो उस दुख को महसूस करता है, उस पीड़ा को महसूस करता है। और ये शक्ति सिर्फ साहित्य में है, इसके अतिरिक्त ये शक्ति आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साहित्य ही है जो पाठक को किसी की भी समस्या या पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाने का साहस रखता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, भिक्षुक कविता, जो किसी निर्धन के प्रति संवेदनशीलता को पैदा करती है। वो कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने दाने को भूख मिटाने को। कहने का मतलब उनका ये था कि एक कमजोर सा व्यक्ति है, जो अ, अ, पथ पर चला आ रहा है, और वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, और कमजोरी के कारण वो चलने में असमर्थ है। इसीलिए वो लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। और किस लिए चल रहा है? मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। अपनी जो उसके को भूख लगी है उसको मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए वो पथ पर चल रहा है, काफी कमजोर है। जब इस तरह की कविताएं हम पढ़ते हैं, तो वो दृष्टांत हमारे नेत्रों के समक्ष आ जाता है, जो पहले जो लेखकों ने लिखा है। जैसे कि ये जो भिक्षुक कविता है, जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके समक्ष वही चित्र आ जाएगा, जो लेखक का प्रयास रहा होगा कि जब मैं ये लिख लूंगा तो ये पाठक इस चीज को महसूस कर सके। तो ये हमारे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता है कि इसमें जैसा लेखक हमें दिखाना चाहता है, अगर वो लेखक बहुत उत्कृष्ट कोटि का लेखक है,
तो हमें वही चीज दिखाई देगी जैसा लेखक दिखाना चाहता है, और होता भी ऐसा ही है। साहित्य की अगर दूसरा कोई साहित्य का अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण योगदान अगर देखा जाए तो समाज को सही दिशा देना भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हो सकता है, हुआ भी है। क्योंकि जब हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन हो गया था, उस समय के लेखकों ने इतना राष्ट्रभक्ति से भरपूर कविताएं लिखी कि जोश, हमारे देश के वासियों को अंदर जोश आ गया अपने देश के प्रति, और वो अपने प्राणों को समर्पित करने के लिए भी तैयार हो गए। तो एक जो कवि होता है या जो कोई लेखक होता है, उसके अंदर इतना कह सकते हैं कि शक्ति होती है कि वो किसी के भी अंदर जुनून पैदा कर सकता है, जोश पैदा कर सकता है। तभी तो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो साहित्यकार अपनी विसंगतियों की पहचान कर ही लेता है, तथा उसके खिलाफ आम आदमियों को तैयार करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी कविता न सिर्फ आजादी के लिए वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रही थी, अपितु सामान्य जन को जोश से भरने का कार्य भी कर रही थी। एक कुछ पंक्तियां हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये नाथूराम शर्मा ने लिखी थी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, और अपने देश के प्रति जो भाव है उसको उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा। हिंदी साहित्य का एक और महत्वपूर्ण प्रदेय यह भी है कि उसने समय के अनुकूल नए नए विचारों को उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। तुलसीदास जी ने भक्ति काल में पहली बार गरीबी जैसी समस्या पर विस्तृत चिंतन किया है। भारतेंदु ने तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां जो मुझे अभी याद आ रही हैं कवितावली की, कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, वनिक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक दूसरे से कहा जाई का करी। मतलब इस तरह की स्थिति थी। उन्होंने जो उस समय अकाल का वर्णन है वो अपनी जो महत्वपूर्ण रचना है कवितावली उसमें किया है। और भारतेंदु ने साम्राज्यवाद के खिलाफ और प्रगतिवाद ने पूंजीवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ी है। हिंदी कविता पाठक को विचारों की ऊर्जा से भर देता है, संपन्न कर देता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारे ये समस्याएं सभी। साहित्य का एक अनिवार्य महत्व ये भी है कि वह स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम से पाठक के मन में रागात्मकता का संचार करता है। मतलब कहीं भी आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपके मस्तिष्क में कुछ गलत बात को आने दे। स्वस्थ मनोरंजन होगा, आपका जो इंटरटेनमेंट होगा वो बढ़िया होगा, तथा सुंदर जीवन जीने की ललक पैदा होगी। जीवन के जो रागात्मक प्रसंग हैं, खुशियों वाले प्रसंग हैं, उनके साधारणीकरण के माध्यम से साहित्य पाठक के जीवन को भी सुंदर और सुंदरता और रमणीयता से भर देता है। साधारणीकरण यानी क्या होता है? ये एक शब्द जो है साधारणीकरण, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे मान लिया कि हम गए रामलीला देखने गए, है ना? तो वहां पर हमने राम जी को देखा, और जैसे जो प्रसंग चल रहा हो उस समय, राम जी सीता जी या हनुमान जी का, तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं, अब जैसे हमने देखा उनके पिता को, दशरथ को विलाप करते हुए, तो हमें अपने पिता की याद आ जाएगी। हमने अगर राम जी के वात्सल्य भाव को देखा, तो हमारे घर में अगर कोई बच्चा होगा तो हमें उसकी याद आ जाएगी। अगर हमने भाइयों के प्रेम को देखा, तो हमें अपने भाइयों की याद आ जाएगी। तो ये साधारणीकरण होता है कि जब हम किसी भी दृष्टांत को देखते हैं, उसके बाद में हमारे मन में हमारे ही परिवार के लोगों के चित्र अंकित हो जाते हैं, या हमारे प्रियजनों के चित्र अंकित हो जाते हैं। तो वो साधारणीकरण होता है, और ये सब साधारणीकरण हमारे जो हिंदी साहित्य के लेखक रहे हैं उन्होंने किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, जब हम उन रचनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें उन चरित्र को जब जब देखते हैं जो उन्होंने चरित्र का व्याख्यान अपनी रचनाओं में किया है, तो उस चरित्र को हम अपने किरदार से मिलता जुलता देखते हैं, या अपने घर के लोगों से जब तारतम्य बिठाकर देखते हैं, तो वो साधारणीकरण होता है। साहित्य का एक अनिवार्य महत्व यह है कि
वो पाठक के जीवन को अ, खुशियों से, प्रसन्नता से भर देता है। एक बिहारी जी का निम्नलिखित दोहा है जो अ, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सुनाया था कि कहत नटत खीजत रिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। ये बिहारी जी ने लिखा है। इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये जो दृश्य है ये हमारी नेत्रों के समक्ष चल रहा है कि कहत नटत खीजत रिजत मिलत खिलत लजियात। एक एक भवन है, एक महल है, एक हॉल है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां पर नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका है। तो क्या है, पूरा हॉल भरा हुआ है, भवन पूरा भरा हुआ है। नायक और नायिका है लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके परिजन भी वहां पर हैं। तो वो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं और नायक नायिका को बुला रहा है तो वो मना कर रही है। नटत कहत नटत रीझत। तो वो इस उसकी इस अदा पर खुश हो रहा है जो नायक है। जब वो मना कर रही है तो वो खुश हो रहा है और फिर खींच भी रहा है कि वो मिलने नहीं आ रही है। फिर वो मिलते भी हैं, मिलते हैं मिलत खिलत लजयात। और फिर मिलते हैं तो एकदम फूल की तरह खिल जाते हैं और मिलने के बाद में वो लज्जा का अनुभव भी करते हैं, प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका। और भरे भवन में करते हैं नैनन ही सौ बात। पूरा भवन भरा हुआ है लेकिन नेत्रों ही नेत्रों में वो अपने प्रेम का इजहार करते हैं। साहित्य का इतिहास साहित्यिक रचनाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया अध्ययन एवं मूल्यांकन है। फ्रांसीसी विद्वान तेन ने साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में यदि जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों की अहम भूमिका को माना है, तो हडसन जैसे रचनाकारों की प्रतिभा और जीवन दर्शन को उन्होंने कम महत्व नहीं दिया। साहित्य वही रहने पर भी साहित्य का नया नया इतिहास लिखा जाता है। कारण यह है कि परिप्रेक्ष्य बदलने पर इतिहास लेखन की दृष्टि भी बदलती जाती है। इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन की सुविधा हेतु तीन भागों में बांटा गया। रामचंद्र शुक्ल के पूर्व की रचनाएं, रामचंद्र शुक्ल की रचना एवं रामचंद्र शुक्ल के लेखन के उपरांत जो साहित्य आया है उसका इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के पहले छह इतिहासनुमा पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें गारसदा दासी की इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया जो कि 1839 ईस्वी में लिखा गया था। इतिहास लेखन की ये परंपरा गारसदा दासी के इस रचना से ही प्रारंभ होती है। ये तीन भागों में विभक्त है। इसमें कवियों का विवरण और ब्यौरा वर्णानुक्रम के अनुसार है। ना तो इसमें काल विभाजन किया गया है, ना ही प्रवृत्तियां निर्दिष्ट की गई हैं। उपनिवेशवादी एवं हिंदी विरोधी दृष्टिकोण के साथ लिखी गई है। इसमें तिथि और तथ्य प्रमाणित नहीं है। इसमें हिंदी के अंतर्गत दूसरी भाषा का इतिहास भी समेट लिया गया है। और अगर इसके बाद किसी का, सबसे पहले तो गारसदा तासी होगा। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो पहला ग्रंथ आया था वो इन्हीं का था। फिर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों का वर्णानुक्रम से इतिहास लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान को सामने लाती है। इसमें तिथियां जो है वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, वो अविश्वसनीय है। इसके बाद हम अगर देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1888 में लिखा गया था। इस पुस्तक में सबसे पहले काल विभाजन मिलता है। शुक्ल जी का काल विभाजन भी इस पुस्तक से ही प्रभावित है। किसी भी काल की खास प्रवृत्तियों से जुड़े हुए रचनाकारों काल क्रमानुसार विवेचन किया गया है। इस काल की गौड़ कवियों को अध्याय के अंत में स्थान दिया गया है। उस सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का भी उल्लेख किया गया है जिसके भीतर से कोई रचना प्रवृत्ति जन्म लेती है। साहित्य के विकास को चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य आदि में क्रमिक रूप से बांटा गया है। ग्रियर्सन पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने
16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के कालखंड को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। प्रशासक इतिहासकार होने के कारण इनकी ब्रिटिश शासन के प्रति पक्ष धरता है। भाषाविद होकर भी हिंदी और उर्दू को कृत्रिम और अलग अलग भाषाएं मानते हैं। भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानते हैं। साथ ही रामचरितमानस को ईसाई धर्म के निकट होने के कारण प्रशंसनीय बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मिश्र बंधु के द्वारा मिश्र बंधु विनोद एक कृति लिखी गई थी, जो मिश्र बंधु थे उनके द्वारा 1913 में। ये 4 भागों में विभक्त है। इसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी रचनाओं का विवरण है। साहित्यिक आधार पर रचनाकारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। काल विभाजन में वैज्ञानिकता और व्यवस्था का अभाव है। इतनी अधिक वैज्ञानिकता और व्यवस्था नहीं है, थोड़ा अप डाउन हुआ है उसमें, जो लेखकों के नाम है। और रीतिवादी अगर नजरिए के से देखा जाए तो तुलसीदास और सूर के साथ न्याय नहीं किया गया है। इसमें हिंदूवादी इतिहास दृष्टि मिलती है। काव्यों का मूल्यांकन कम किया गया है और जीवन प्रत संग्रह अधिक है। मतलब जो उनकी रचनाएं हैं उनको अधिक दिखाया गया है मिश्र बंधु की इस कृति मिश्र बंधु विनोद में। और उनका जो जीवन व्रत है उसको अधिक दिखाया गया है और रचनाएं कम दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त ग्रीव्स नाम के एक विदेशी लेखक हुए हैं। उन्होंने लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ। और पादरी FEK के द्वारा लिखा गया हिंदी लिटरेचर, जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों रचनाएं ही अंग्रेजी में है। ब्रिटिश शासन के प्रति पक्षधरता दोनों रचनाओं में मिलती है। पादरी FE के मानते हैं कि हिंदी साहित्य में बुद्धिवादी चेतना यूरोपीय प्रभाव के कारण आई। उनके अनुसार पुनर्जागरण अंग्रेजी प्रभाव की देन है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण की भावना आई है, नव जागरण आया है, तो वो अंग्रेजों की देन है। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी लेखक है तो वो अंग्रेजी भाषा को और अंग्रेज को के प्रभाव को अधिक मानेंगे। और इसके बाद हम देखें रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन सबसे जो कह सकते हैं कि प्रामाणिक रहा है, वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास लेखन रहा है। उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। 1929 में उनका लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है, ये अभी तक आधुनिक काल वर्तमान काल तक इसी में जो उनका जो भी उन्होंने इसमें सामग्री है हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में, उसको ही प्रमाणिक मानकर आज भी छात्र छात्राएं उसी को पढ़ती हैं अपनी जो प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं होती हैं उसके लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल जी का ही हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया है। शुक्ल जी के पास एक आलोचक की ऐतिहासिक चेतना भी है, साथ ही साथ वो एक इतिहासकार भी है। उनके अंदर इतिहासकार की जो आलोचनात्मक चेतना होती है वो भी विद्यमान है। शुक्ल जी के इतिहास लेखन में उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण भी उजागर होता है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ जनता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी ये परिभाषा इतनी प्रसिद्ध है कि इसी से आज भी बच्चे कम जो है जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो साहित्य है इस समय जो चल रहा है, जो पहले चल रहा था, वो सब देश के अनुरूप ही लिखा जाता है। जनता जनता की चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो आगे उन्होंने लिखा है कि आदि से अंत तक चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ साहित्यिक परंपरा का सामंजस्य बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत सुंदर उनकी ये परिभाषा है, जिसमें पूरा हमारा जो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो निचोड़ है, कहने का जो उनका अभिप्राय है, वो इस परिभाषा में आ गया। जीवन एवं समाज में हुआ परिवर्तन साहित्य के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। दूसरी बात यह है कि शुक्ल जी जनता और शिक्षित जनता के बीच के द्वंद्व और तनाव से उत्पन्न विवेक लेकर इतिहास लेखन को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि साहित्य में साहित्यिकता
और सामाजिकता का द्वंद्व और तनाव ढूंढते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। साहित्यिकता का संबंध अनुभूतिवाद और अभिव्यक्तिवाद से है, तथा सामाजिकता का संबंध लोक मंगल की प्रवृत्ति से है। साहित्य शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति है, और सामाजिकता सामान्य जनता की चित्तवृत्ति है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ देश भाषा काव्य से मानते हैं। वे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर भी उसे साहित्य की पृष्ठभूमि में रखते हैं। उन्होंने हिंदी के व्यापक जन स्वरूप को पहचान कर हिंदी के जो अंतर्गत जो बोलियां आती है, जैसे मैथिली, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के साहित्य का विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की दो विशेषताएं हैं। एक तो यह है काल विभाजन, और दूसरी है साहित्यिक मूल्यांकन। अर्थात शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि लेकर आया हुआ है, और काल विभाजन जो है उसके भी दो आधार उन्होंने अपनाए हैं, एक कालक्रम का और एक प्रवृत्ति का आधार। कालक्रम के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है, तथा प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल जैसे वर्ग बनाए हैं। प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर ही उन्होंने विभिन्न कालों के नाम रखे हैं। प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए उन्होंने दो कसौटियां भी निर्मित की हैं, जिसमें से एक कसौटी है कि प्रवृत्ति विशेष से संबद्ध रचनाओं की प्रचुरता, और दूसरी है विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने रचना विशेष की प्रसिद्धि को लोक रुचि की प्रतिध्वनि माना है। उन्होंने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटकर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो अभी हम अगर हम जनरली बोलें कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, और अगर हम उसको डिवाइड ना करें चार पार्ट्स में, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो आपको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इस जो पूरा जो हिंदी साहित्य का जो मटेरियल है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर हम इसका जो हम अब सिस्टमेटिक तरीके से ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इसका अगर हम किसी को श्रेय दें तो वो हम रामचंद्र शुक्ल जी के लिए ही देंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास के लिए बहुत ही सरल सहज शब्दों के द्वारा चार भागों में बांट दिया, तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। उन्होंने निर्गुण धारा से भी दो धाराएं निकाली, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी रहे, कि एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। सगुण धारा को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। तो इस तरह से अध्ययन और अध्यापन में काफी सरलता रहती है। अगर देखा जाए आधुनिक काल, तो उसके भी उन्होंने कई उत्थान निर्धारित किए, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। आचार्य शुक्ल के इतिहास दृष्टि को समझने के लिए, उनके भक्ति काल के विवेचन को समझने के लिए, उनके भक्ति काल संबंधी विवेचन को समझना बहुत आवश्यक है। शुक्ल जी मानते हैं कि भक्ति काल जन संस्कृति का उत्थान है। जन संस्कृति से जुड़ी हुई जनता ने जन भाषा में अपनी जन भावनाओं को भक्ति काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया। भक्ति काव्य आध्यात्मिक आवरण में सामाजिक जागरण का काव्य है। उसमें आम आदमी की अपेक्षाएं, उनके सपने, उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो मुद्रित है। शुक्ल जी के इतिहास संबंधी संबंधी जो दृष्टिकोण है शुक्ल जी का, उसको समझने के लिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद भी मददगार सिद्ध होता है। उन्होंने एक जगह ठीक ही लिखा है कि भारतेंदु जनता और साहित्य के विच्छेद को खत्म किया है। उन्होंने उन्होंने द्विवेदी युग में हृदय के खुलकर व्यक्त ना होने पर चिंता जताई है। उनका कहना ये था कि द्विवेदी युग में जो कवियों ने लिखा है उसमें अपने हृदय की बात को खुलकर नहीं बताया है। तो अ, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात पर थोड़ा सा खुलकर बोला है कि उस समय जो हृदय की बात थी द्विवेदी युग में, वो क्यों नहीं अ, अ, जो कवि है पाठकों के समक्ष रख पाए। जबकि भारतेंदु युग के कवियों की जिंदा दिली की उन्होंने खुले दिल से प्रशंसा की है, क्योंकि भारतेंदु युग के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने जो भाव है वो एकदम पूरी तरीके से पाठकों के समक्ष रखे हैं। वे साहित्य के मूल्यांकन के लिए अनुभूति को सबसे बड़ी कसौटी मानते हैं।
अनुभूतिवाद के सहारे वे आध्यात्मवाद और रहस्यवाद से लोहा लेते हैं। यानी कि उन्होंने अनुभूतिवाद को रहस्यवाद और आध्यात्मवाद से भी बड़ा माना है। वे और उन्हें साहित्य के क्षेत्र से जोड़कर उन्होंने कहा है कि अनुभूतिवाद ही साहित्य का जो केंद्र है वो है। रीतिकाल के कवि बिहारी की अनुभूति शून्य शब्द क्रीड़ा की वे कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन उसी काल के घनानंद को वो साक्षात रसमूर्ति कहकर उनकी सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अंतः स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, उन्हें बिहारी से संतोष नहीं हो सकता। वे भाषा में वक्रता, उक्ति वैचित्र्य और चमत्कार के विरोधी हैं। उनका कहना है कि भाषा में सरलता होनी चाहिए, जिससे कि जो पाठक गण है उनको जो कहना चाह रहा है कवि, वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ज्यादा वक्रता रहेगी भाषा में, ज्यादा उक्ति वैचित्र्य रहेगा, तो पाठक किसी भी ग्रंथ को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल के लेखन के उपरांत साहित्य का इतिहास लेखन अगर देखा जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों में परंपरा के पुनर्मूल्यांकन के साथ एक नई साहित्यिक परंपराओं की खोज की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य ही साहित्य और समाज के इतिहास का मुख्य विषय है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अ, अ, स्थान के लिए या प्रकृति के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर हम लिखते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो व्यक्ति है। जब वो साहित्य किसी मनुष्य को केंद्र में रखकर कोई कवि या साहित्यकार मनुष्य को केंद्र में रखकर अपने साहित्य की रचना करता है, तो वही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य से अधिक महत्व ना हम इतिहास को दे सकते हैं, ना हम परंपराओं को दे सकते हैं। द्विवेदी जी शुक्ल जी द्वारा निर्धारित साहित्यिक प्रवृत्ति के निर्धारण की कसौटी को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार किसी काल की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए ग्रंथों की बहुसंख्या उतना महत्व नहीं रखती, जितना कि प्रेरणादायक वस्तु का महत्व है। हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी ने माना है कि आदि काल में दो प्रकार की रचनाएं रची गई हैं। एक तो रची गई है कि राज्य स्तुति परक अहंता मूलक काव्य, दूसरा है सिद्धोनाथों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा। द्विवेदी जी ने दूसरे प्रकार की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं माना है, लेकिन उसमें निहित सामाजिकता के कारण उसका अध्ययन वो आवश्यक मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो राजस्तुति परक काव्यों का संबंध है वो समाज के समस्त वर्गों से माना, और सिद्धोनाथों और जैन की रचनाओं का संबंध सामान्य जनता से माना। एक दूसरा कारण भी है, वो ये कि सिद्धोनाथों एवं जैनों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत रखने का भी आ, उन्होंने बात कही। उस काल की बहुत कम रचनाएं उपलब्ध हैं या हो रही हैं। शुद्ध साहित्य के आग्रह के कारण उनकी उपेक्षा साहित्य और इतिहास के लिए हितकर नहीं है। द्विवेदी जी ने कहा है कि उस अंधकार युग को प्रकाशित करने के लिए कोई चिंगारी भी मिल जाए तो उसे जलाए रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये बहुत बड़े आलोक की संभावना लिए हुए होती है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उस अंधकार युग को प्रकाशित करने के लिए अगर हमें कोई चिंगारी यानी एक छोटी सी झलक, कहते हैं ना अंधेरा हो गया है, तो अगर हल्की सी रोशनी भी हमें मिल जाती। अभी हम क्या करते हैं वर्तमान काल में, जब अंधेरा होता है तो हम मोबाइल की रोशनी से, जो हल्की होती है लेकिन फिर भी हम अपना रोशनी कर लेते हैं। उन्होंने उस समय अपने साहित्य के लिए कहा है कि उस अंधकार युग में एक छोटी सी चिंगारी भी मिल जाए तो उसको जलाए रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि उस अंधकार युग को प्रकाश मिल सके। और प्रकाश बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आता है। द्विवेदी जी का भक्ति काव्य संबंधी चिंतन उनकी प्रगतिशील चेतना की झलक देता है। वो भक्ति काव्य को हिंदू जनता का काव्य ही मानते हैं। वे भक्ति आंदोलन को इस्लाम की जो प्रतिक्रिया है नहीं मानते। उनके अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का ही एक स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के मूल्यांकन में भी
अपनी प्रगतिशील अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य के मूल्यांकन के क्रम में ये स्थापना दी है, वो रूढ़िबद्ध रसज्ञता से भरे हुए रीतिबद्ध काव्य की तुलना में हजार गुना अच्छी है, जो सामान्य जनता की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हैं। क्षमा कीजिएगा, अभी पूर्व में मैंने शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्थान पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम ले लिया था। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से वे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने छायावाद के रूढ़ि विरोधी तेवर की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। प्रगतिवादी आंदोलन के प्रति उनमें सहानुभूति है। वो कहते हैं कि अब ईश्वर का स्थान मानवता ने ले लिया है। द्विवेदी जी रूढ़ि और कर्मकांड के सख्त विरोधी थे। रूढ़ियां चाहे समाज की हो या काव्य की, वो हमेशा उसके विरोध में खड़े रहे। और इसके अतिरिक्त अगर किसी और लेखक की हम बात करें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, तो राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ये आलोचनात्मक कम और विवरणात्मक अधिक है। ये एक अधूरा इतिहास है, क्योंकि इसमें 693 ईस्वी से 613 तक के साहित्यिक विकास को विवेचित किया गया है। उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि यह अपभ्रंश की एक चर्चित कृति है। वे 693 से लेकर और 1000 ईस्वी के काल तक को संधि काल कहते हैं। संधि काल से मतलब ये है कि अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई संधि का काल। 1000 से 1200 ईस्वी तक के काल को कोचारण काल भी नाम दिया है, जो बाद में स्वीकृत नहीं हुआ। अ, वर्मा जी ने विभिन्न काव्य धाराओं के नामकरण में मौलिकता दिखाई। वे ज्ञानाश्रय शाखा को संत काल तथा प्रेमाश्रय शाखा को प्रेम काव्य मानते हैं। अ, इसके अतिरिक्त और जो सहयोगी इतिहास लेखन में लोगों ने योगदान दिया, तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास सहयोगी इतिहास लेखन का ही परिणाम है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था, 16 भागों में प्रकाशित है। प्रत्येक भाग का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है। पूरे इतिहास को पढ़ने के क्रम में विभिन्न संपादकों एवं विभिन्न लेखकों की इतिहास दृष्टियों का अंतर खटकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड हिंदी भाषा से संबंधित है। दूसरा खंड आदिकाल से लेकर रीति काल तक की विवेचना है। और तीसरा खंड आधुनिक काल से संबंधित है। नगेंद्र ने जो इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने विभिन्न लेखकों का सहयोग लिया है। उनकी विचारधारा और इतिहास दृष्टि की टकराहट भी पाठकों में उलझन पैदा करती है। और ये सारी पुस्तकें जो है वो इतिहास लेखन का ढांचा है, जो पूर्व से चली आ रही है। वैसे नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, वो उनका काफी प्रसिद्ध है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी के बाद अभी इस समय जो लोग पढ़ते हैं, तो नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह भी शुक्ल जी से कहीं सहमत है तो कहीं असहमत है। वो आदिकाल को आदिकाल और मध्यकाल को मध्यकाल कहने पर आपत्ति करते हैं। उनके अनुसार आदिकाल कहने पर बाबा आदम के जमाने का बोध होता है, तथा मध्यकाल कहने पर पिछड़े और जकड़ी हुई मनोवृत्ति का बोध होता है। वे आदिकाल को कोई नाम देने के बजाय एक खास ईसवी या सन या खास ईसवी सन तक लिखना ही पसंद करते हैं। उन्होंने रीति काल में कवियों को रीतिबद्ध और रीति मुक्त कहने पर भी ऐतराज किया है। उनका कहना है कि रीति का तत्व नहीं होता है, उन्हें रीतिकालीन कवि कैसे कहा जा सकता है। वे रीतिबद्ध को बहुरीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने छायावाद को स्वच्छंदतावाद नाम दिया है। और बच्चन सिंह ने कोशिश की है कि उनका इतिहास तथ्यात्मक भी दिखे, साहित्यिक भी दिखे, क्योंकि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक तो होना ही चाहिए। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास एक नया किंतु अधूरा इतिहास है। इस पुस्तक में डॉक्टर चतुर्वेदी भाषा और साहित्य के विकास के साथ साथ हिंदू जाति की संस्कृति का विकास भी करते हैं। उनके इतिहास में तथ्यों का बड़ा ही गंभीर विवेचन कम से कम शब्दों में किया गया है।
इसीलिए पाठक आसानी से विभिन्न गुणों की काव्यात्मकता को समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा 100 या 150 वर्षों की है, लेकिन इतने कम समय में भी हमारा इतिहास लेखन अपनी दृष्टि और दिशा ढूंढने में सफल रहा है। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ही एक पूर्ण इतिहास है, क्योंकि इनके जो काल विभाजन है, इनका रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो बड़ा ही वैज्ञानिक, व्यवस्थित और एक ढांचा तैयार करके बनाया गया है। प्रवृत्तियों की कालों के नामकरण में भी इतिहास दृष्टि और निश्चित आधार का उपयोग किया गया है। वे साहित्य में सामाजिकता और साहित्यिकता, तथ्य, कलात्मक दृष्टि, इतिहास और आलोचना दोनों को अहमियत देते हैं। इसीलिए उनका इतिहास आज भी सबसे अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक है। इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के विषय में हमने जाना, लेकिन अब हम संक्षेप में देखेंगे कि किन किन लेखकों ने किन किन ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का वास्तविक सूत्रपात जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, क्योंकि इससे पहले भी जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जैसे 84 वैश्रवन की वार्ता, 252 वैश्रवन की वार्ता, भक्तमाल आदि में मात्र कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता है। इन कृतियों में जो जिनके विषय में लिखा गया है, उनके जीवन चरित्र को लिखा गया है। इतिहास लेखन के लिए जिस शैलीगत अ, विवेचन की आवश्यकता होती है, उसकी उपेक्षा की गई है, उसका अभाव है। इसीलिए इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है। परंतु इतिहास ग्रंथों का विवरण अगर हम देखें तो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जो पहला लिखा है वो गारसा द तासी ने इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा है 1839 में। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन, उनका है तबका तशवाहा में तजकिरानाई जुई ई हिंदी। फिर देखते हैं शिव सिंह सेंगर, उन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज 1883 में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। मिश्र बंधु ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद 1913 से 1934। पादरी एडविन ग्रीव्स ने लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा में है, 1918 में प्रकाशित हुआ था। पादरी एफ ई के ई ने लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये बाबू श्याम सुंदर दास के हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है हिंदी काव्य धारा। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नगेंद्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। बच्चन सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है हिंदी साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत, दो भागों में लिखा है उन्होंने। और परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है उत्तरी भारत की संत परंपरा। नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है राजस्थानी पिंगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है कविता कौमुदी। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। टीकम सिंह तोमर ने लिखा है हिंदी वीर काव्य। आचार्य चतुर्थ सेन शास्त्री ने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। भगीरथ मिश्र ने लिखा है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। नंदुलाल वाजपेयी ने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अज्ञे ने लिखा है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। राम खिलावन पांडे ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नागरी पिचाड़ी सभा काशी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि 18 भागों में है। और राम शंकर शुक्ल रसाल, उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा, उद्भव और विकास। और सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इस तरह से इन लेखकों ने इस तरह से हमने जाना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के विषय में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। ये फर्स्ट ब्लॉक का सारे जितने भी शीर्षक थे वो समझ में आ गए होंगे। और अब हम अगले ब्लॉक में अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।